नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बाजारों का क्या होगा, इकोनॉमीज का क्या होगा। ये सवाल इस वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने पिछले साल के आखिर में अमेरिका में जीत हासिल की और सारे समीकरण एक झटके में बदल गए। टैरिफ वॉर की आहट सुनाई देने लगी और पूरी दुनिया में हड़कंप है। बाजार के हाल के दिनों में जितने भी जो गिरावटें हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। विदेशी निवेशक शेयर बेचकर भागने में लगे हुए हैं। सबके मन में ये सवाल है कि आगे बाजारों का क्या होगा। तो ऐसे उथल पुथल वाले माहौल में मशहूर ग्लोबल इन्वेस्टर और कमोडिटी गुरु माने जाने वाले जिम रॉजर्स ने एक बड़ी चेतावनी जारी की। इसमें भारत के बाजारों और अमेरिका की मंदी दोनों पर जिम रॉजर्स ने जो बातें कही हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या है ये वार्निंग, इसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आज बात होगी आपके कर्जों की। आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने फरवरी के पहले हफ्ते में ब्याज दरों में कटौती की थी। 1 फरवरी को 12 लाख रुपए तक की कमाई के टैक्स फ्री होने की सौगात पाने वाली आम जनता में एक और उम्मीद पैदा हुई कि उनके कर्ज की किस्त भी अब कम हो जाएगी। लेकिन आम लोगों को अब तक ये राहत नहीं मिल पाई है। अब इसके पीछे आखिर क्या वजह है, ये डिस्कस हम करेंगे और मनी सेंट्रल के आखिर में तफसील से एक ऐसे मसले को डिस्कस करेंगे जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। मामला यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है और दुनिया भर के लिए इसके क्या मायने, इसे आज करेंगे डिस्कस। तो चलिए करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत और शुरुआत करेंगे दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टर जिम रॉजर्स की एक बड़ी वार्निंग से। मौजूदा वक्त में जिस तरह से ग्लोबल हालात शक्ल ले रहे हैं उसमें रोजर्स की बात को सुनना अहम हो जाता है। ऐसे वक्त में जबकि हर तरफ अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन जो है वो पसरा हुआ है, उसमें ऐसे जानकारों की सलाह आपको एक दिशा देती है। मिंट को दिए गए एक इंटरव्यू में जिम रॉजर्स ने बड़ी बात कही। कहा कि टैरिफ वॉर शुरू करने जैसी नीतियों से अमेरिका को शायद ही कोई फायदा हो। रॉजर्स अमेरिकी स्टॉक्स को बेच चुके हैं और डॉलर में पैसा लगा चुके हैं जो कि मजबूत हो रहा है। हाल के दिनों में अमेरिकी बाजार गिरावट का भी शिकार हुए। एक महीने में S&P 500 करीब 7.5% गिरा है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जिम रॉजर्स जो है क्या बड़ी चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, अमेरिका को लेकर जिम रॉजर्स ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि 2008 में अमेरिका में मंदी आई थी, एक पूरी ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसके बाद से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। उस मंदी से निकलने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी में कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई। इसी वजह से उनको ये लग रहा है कि अब एक रिसेशन आ सकता है। अब महंगाई और मंदी से जुड़ी दिक्कतें अमेरिका के सामने पैदा हो सकती हैं। 2008 के बाद से अब 15-16 साल हो गए हैं जी। और ऐसे में उनको लगता है कि ये एक मंदी के मुहाने पर देश खड़ा हुआ है। ठीक है सर। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो मंदी है ये उनके लाइफ टाइम की, क्योंकि 15-16 साल बाद आ रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये मंदी इतनी बड़ी हो सकती है जैसी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। यानी उनके लाइफ टाइम की सबसे बड़ी मंदी ये अमेरिका में रिसेशन साबित हो सकता है जी। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो टैरिफ का मसला है और जो अमेरिका में रेट कट को लेके बातें हैं या जो इमिग्रेशन को लेके चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ों से अमेरिकन इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा इस पर सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि मंदी का एक बड़ा खतरा अमेरिका के सामने पैदा हो गया है। उन्होंने गोल्ड को लेके और सिल्वर को लेके भी बात कही है कि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है इसमें उनको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में चमक जारी रहेगी। चीन जो है वो लगातार गोल्ड की खरीदारी करता रहेगा, तो इस वजह से गोल्ड की कीमतों में भी तेज़ी की बात उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने भारतीय बाज़ारों को लेकर भी एक बड़ी बात कही है इसमें।
सर, वार्निंग की जहाँ तक बात आती है तो मैं लगातार आपसे चर्चा करता रहता हूँ। देखिए, अश्वत्थ दामोदरन साहब की भी बात आती है। वो कह रहे हैं कि दुनिया जिस तरह से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रही है, उससे भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भारत को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। ये अड़चनें जो हैं चीन के सामने कुछ दशक पहले भी देखी गई। दूसरे, अगर मैं बाजार के दिग्गज की बात करूं, शंकर शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई बाजार में पैसा बनने वाला नहीं है, जो पैसा बन रहा है वो मात्र 60 से 70 लोग बना पा रहे हैं। आप है जो अपना पैसा जो है 40% आप एफडी में, गोल्ड में, ज़मीन में लगाइए। और अगर मैं बात करूं सर, तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब की भी बात को मैं ले आता हूं। वो भी कह रहे हैं, फरवरी से लगातार वो कह रहे हैं कि मंदी आने वाली है, दुनिया में मंदी का खतरा ज़बरदस्त है। सोना, चांदी, बिटकॉइन और जो आपको घर वर मिले वो सेल पे अगर मिले तो वो उठाइए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि जो सारा जो क्रोनोलॉजी है उसको मैं कैसे देखूं। नहीं, देखिए, जैसा हम बार बार इस बात को डिस्कस किया है हमने सर कि पूरी दुनिया में इस वक्त जब भी मुश्किल हालात होते हैं तो दो अलग अलग तरीके की धाराएं दिखाई देती हैं। एक बताती है कि नहीं, हम मुश्किलों से उबर जाएंगे, दूसरे बताते हैं कि हम मुश्किलों में और फंसने वाले हैं और मुश्किल गहरा सकती है। मौजूदा हालात भी ऐसे ही हैं जहाँ पे कि बाजार में, इकोनॉमीज़ में बड़ी एक झंझावात, एक मुश्किल का दौर चल रहा है। दो फाड़ हो गए हैं जो जानकार हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री के जानकार उठा लीजिए, या आप शेयर मार्केट के जानकार उठा लीजिए, या इकोनॉमिस्ट्स उठा लीजिए। सारी जगहों पर आपको दो तरह की राय देने वाले लोग दिखेंगे, जिसमें अब जैसे जिम रॉजर्स हैं। जिम रॉजर्स कह रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन का खतरा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत के बाजार अच्छा कर सकते हैं। भारत के बाजारों को लेके जितना उत्साह उनमें अब है जिम रॉजर्स में, उतना उत्साह उनमें पहले कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध बनाने, देश को आगे ले जाने की प्रयास जो इस दफ़ा सरकार कर रही है, वैसे प्रयास उन्होंने कभी नहीं देखे। हर बार ये होता था कि देश को आगे ले जाने की बातें होती थी, लेकिन उन पे काम नहीं होता था। इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजारों को लेके वो बुलिश है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय बाजार नीचे आए हैं, स्टॉक्स नीचे आए हैं, सस्ते हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा और मैं पैसा लगाना चाहता हूं, लेकिन अभी ये उतने नहीं गिरे जितना इनको गिरना चाहिए, या जिस लेवल पर जाकर मैं इनमें पैसा लगाऊं। तो इंडियन मार्केट्स अच्छा करेंगे, ये बात जिम रॉजर्स कह रहे हैं। अश्वत्थ दामोदरन ने कहा कल, जो हमने डिस्कस किया, कि भारतीय इकोनॉमी इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर उसको दुनिया भर के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा खुद को आगे बढ़ाने के रास्ते में। ग्लोबल हेडविंड्स हैं, या जो भारत के सामने जो अड़चने हैं, वो चीन को जब 2-3 दशक पहले जब चीन ग्रोथ करना शुरू किया, 10, 11, 12% की रेट तक चीन ने ग्रोथ किया, वो जो ग्रोथ थी और दुनिया भर में जो उसने कद को बढ़ाया, वहाँ उसको दिक्कतें कम हुई। भारत के सामने आज दिक्कतें ज़्यादा हैं। ऐसे में इंडिया के लिए मुश्किलों का जिक्र कल अश्वत्थ दामोदरन की जो हमने बात कही थी, उन्होंने अपने ब्लॉग में किया हुआ है। जी सर, आप कह रहे थे कि इन्होंने, रॉजर साहब की बात आप कर रहे थे कि कुछ प्रयासों का जिक्र उन्होंने किया, तो क्या जो भारत सरकार ने जो लगातार जो प्रयास किए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, क्या उन्हीं प्रयासों का इन्होंने जिक्र कर रहे हैं? नहीं, चाहे कंजम्पशन को लेके हो, या चाहे पूरा का पूरा रिफॉर्म का एक मैटर हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश हो, केपेक्स की बात हो, हर साल साल दर साल आधार पे 10%, 12% का जो केपेक्स को सरकार ने बढ़ाया है, बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने की बात हो, कॉन्फिडेंस पैदा करने की बात हो ग्लोबल इन्वेस्टर्स में, तो वो जो बड़े पैमाने पर FIIs आए, FDI आया, तो जो पूरा का पूरा एक सुधार का जो गंभीरता से कदम उठाए गए, वो ये जिम रॉजर्स मान रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जहां देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयास वाकई संजीदगी से किए जा रहे हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इनमें गिरावट और आए तो उनके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये ल्यूक्रेटिव मार्केट या अच्छा मार्केट बनेगा। जी, अब निवेशकों का जो प्रश्न होता है सर, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे में निवेशक क्या करे? जो पैसा लगा रहा है भारतीय शेयर बाजार में, SIP में पैसा लगा रहा है, गोल्ड में लगा रहा है, या डायरेक्ट इक्विटी में ट्रेड करना चाहता है, उनको इन सब जो सलाह है, वार्निंग है, या जो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की बात कह रहे हैं, तो किनको माने और क्या बैलेंसिंग का मेथड होगा? नहीं, देखिए, एक और एक्सपर्ट की यहाँ बात बता देता हूँ, अजय बग्गा की, जिनको लेके भी हमने डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था। अजय बग्गा कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से हम वो दौर देखने लगे जहाँ पे कि जो फंड्स हैं विदेशी, वो भारतीय बाजार की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। जो हमारे लो पॉइंट्स थे, सितंबर में ग्रोथ का लो हमने देखा 5.4% का, और दिसंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे दूसरी तिमाही के,
वो भी हमने दिसंबर तिमाही के तीसरी तिमाही के, माफ़ कीजिएगा, नतीजे वो क्वार्टरली अर्निंग्स के हिसाब से सबसे लोअर पॉइंट था, ऐसा उनका अंदाजा है। उन्होंने कहा अब इसके बाद से चीज़ों का टर्न अराउंड शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है और अब भारत को शायद जो पूरे ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं उसका सबसे ज़्यादा भारत को फ़ायदा हो सकता है, इंडियन मार्केट्स को इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब इन्वेस्टर्स यहाँ से संकेत निकाल सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में भी हमने रिकवरी देखी। आज बहुत तेज़ी आई मार्केट में, 1000 पॉइंट की तेज़ी सेंसेक्स में दिखाई दी है। निफ्टी 22,800 के ऊपर चला गया, 22,834 पे चला गया। तो मार्केट्स में क्या ये तेज़ी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि चीज़ें अब बदलने जा रही हैं? एक और जो सवाल है बड़ा, क्या ट्रंप का, जो जिम रॉजर्स भी कह रहे हैं, क्या जो टैरिफ की वॉर ट्रंप शुरू कर रहे हैं, क्या अमेरिका को वाकई फ़ायदा होगा? क्योंकि इसका असर अमेरिका के कंज्यूमर सेंटीमेंट पर नजर आने लगा है, वहां पर भी कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट नजर आ रही है। सर, आप तो पहले भी हमारे साथ जब भी चर्चा की आप बता चुके हैं कि टैरिफ वैरिफ वाला मामला कुछ है नहीं विशाल, ये इसको ना एज अ निगोशिएटिंग टूल की तरह यूज कर रहे हैं ट्रंप, तो वही अब लगता है इनको बैकफायर कर रहा है। बिल्कुल, ट्रंप, देखिए इस चीज का अंदाजा ट्रंप को शायद नहीं था कि टैरिफ के इतने हाई टैरिफ लगाने का इम्पैक्ट अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी जनता पर क्या पड़ने वाला है। क्या अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या दुनिया भर में महंगाई नहीं बढ़ेगी? अगर आप जैसे यूरोप पे 200% का जो उनके जो वो है स्पिरिट्स है, एल्कोहल है, उस पर लगाने की बात ट्रंप ने की, तो इतने हाई लेवल के अगर आप टैरिफ लगाते हैं, चाहे एग्री प्रोडक्ट्स हों इंडिया से जाने वाले या यूरोप से जाने वाले, उन पर अगर हाई टैरिफ आप लगाते हैं तो उसका अमेरिकन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो, और इसी डर से अमेरिका में लोगों का खर्च कम हुआ। और वही वजह है कि अमेरिका में बार बार पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कई दिग्गज लोग ये कह चुके हैं कि अमेरिका में एक मंदी आ सकती है, इस बात का खतरा दिखाई दे रहा है। जी। तो ये पूरा सिनेरियो है जिसमें इंडिया को के लिए फायदा हो सकता है, ऐसी बातें भी अब एक्सपर्ट करने लगे हैं। चलिए अब बात करेंगे आपके कर्ज की। 7 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट जो है घटा दिया था। अब जो है रेपो रेट हो गया है 6.25%। इस रेट कट के बाद उम्मीद पैदा हुई कि अब आपके कर्जों की EMI भी कम हो जाएगी, लेकिन क्या आपको राहत मिली है? ऐसा शायद ही हुआ। वजह यह है कि ज्यादातर बैंकों ने कर्ज की दरों को कम किया ही नहीं। ऐसा तब हुआ है जबकि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लिक्विडिटी डाली। अब ऐसा हुआ क्यों रिजर्व बैंक के राहत देने के बावजूद बैंक आपके कर्ज को सस्ता नहीं कर रहे हैं? सर, मेरा आपसे सवाल है कि बैंक किस मुश्किल में फंसे हुए हैं? नहीं, देखिए, बैंकों की मुश्किल की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो आम लोगों की मुश्किल है। जिस बात की उम्मीद की गई थी, जिस बात का एक उम्मीद थी लोगों में कि अब फरवरी के जो पहले सप्ताह में 7 फरवरी को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई और उसमें रेट कट का, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा आए थे, उन्होंने पहली ही मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट का ऐलान किया। चारों तरफ खुशखबरी जैसा माहौल पैदा हुआ कि अब कर्ज सस्ता होगा, अब EMIs कम होंगी। सरकार की तरफ से खबर ये आई कि सरकार इस पूरे हालात पर ये नज़र अब लगाकर बैठी है कि क्या जो लोन के रेट, जो रेपो रेट कम हुआ है, क्या इसका सीधा फ़ायदा, तुरंत फ़ायदा आम कस्टमर्स को बैंक देते हैं कि नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से ये भी खबर आई कि 2-3 हफ्ते के भीतर ही सरकार इस पूरे मैटर को रिव्यू करेगी कि जो लोन रेट कट का फ़ायदा है वो ट्रांसमिट हुआ, बैंकों ने किया या नहीं किया। ये तो बात हो गई वहाँ तक की। इसके बाद क्या हुआ, वो पूरी की पूरी कहानी, क्या सरकार ने उस चीज़ को रिव्यू किया या नहीं किया। बैंकों ने, बहुत कम बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए लोन के रेट कम किए, चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, या आपके पर्सनल लोन हो, दूसरे लोन हो, बैंकों ने रेट कट नहीं किए। जी, वजह पास कुछ आंकड़े भी है सर, वजह आप चलिएगा आगे भी चर्चा कीजिएगा। जैसे कैनरा बैंक 9.25% से घटाकर 9% किया, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.15 से 8.90, बैंक ऑफ इंडिया 9.35 से 9.10, और ऐसे 6 बैंक है मोटा मोटी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सर, कि देश में 25 से 26 बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक वाला जो मामला है, अगर कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अगर आप जोड़िए तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। तो क्या
आपको पता है कि देश की हालत क्या है, देश में जो कंजम्पशन का मामला है वो जो डेंट पड़ा हुआ है, कंजम्पशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको पता है कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद लगातार 5 साल तक लोग आस लगाकर बैठे हुए थे कि कब उनका कर्ज सस्ता होगा। तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बैठती? इन तमाम बैंकों से ये सवाल उठता है कि वो फटाफट, आप कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं सर कि 2 हफ्ते में इनको फैसला लेना था, उसका रिव्यू करना था। तो क्या 2 हफ्ते तो बीत गए सर, फरवरी में एमपीसी थी, अब अप्रैल आने में कितना समय है सर? हर 2 महीने पे एमपीसी की बैठक होती है सर। तो ये पास ऑन करने का, और ये सर ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं, करंट की मैं बात नहीं कर रहा, पास्ट आरबीआई के जितने भी जो गवर्नर हैं उनके सामने भी ये मसला बहुत उठता था। वो लगातार उनकी जो एमपीसी की बैठक के बाद जो मिनट्स जारी होते थे उनको हम लोग सुनते थे, उसमें पाया जाता था कि भैया मैंने तो कर दिया, नीचे पास ऑन ही नहीं होता है। सर ये बहुत गंभीर मसला है। नहीं, तो उसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, MCLR, है ना, लेंडिंग रेट्स, MCLR ही दरअसल बैंकों का ऊंचा है। अभी बैंकों का जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, यानी जिस प्राइस पे बैंक पैसा उठा रहे हैं वो अभी भी ज़्यादा है बैंकों की जो ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट है, जिसको MCLR के ऊपर रेट बैंक देते हैं लोन पे। अब ऐसे समझ लीजिए कि जो SBI है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसका 1 साल का MCLR अभी 9% पे है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त का जो है हाई लेवल है। ओके। मतलब RBI के जो ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया था उसके बाद का सबसे ऊंचा लेवल है 9% का। इसका मतलब यह है कि बैंकों को कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है, बैंक मजबूरी में रेट्स को कम नहीं कर पा रहे हैं। एक वजह यह है, यही वजह है कि आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर बैंकों ने जो अपने डिपॉजिट रेट हैं उनको भी कम नहीं किया है। डिपॉजिट रेट मीन्स कि FD वाला हो, RD वाला हो। बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो उनकी डिपॉजिट ग्रोथ से अभी भी ज़्यादा है। अगर फरवरी के डेटा देखें तो क्रेडिट ग्रोथ 9.5% है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 8.8% रही है। यानी बैंकों के सामने डिपॉजिट जुटाने का स्ट्रगल अभी बना हुआ है, कर्ज ज़्यादा लिया जा रहा है, डिपॉजिट कम आ रहा है। ओवर जो फाइनेंशियलाइजिंग वाला जो मामला है, जो आप कह रहे थे सर कि बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं और वो पैसा को लगा रहे हैं बॉन्ड्स में, शेयर बाजार में, SIP में, वो वाला भी मामला। बिल्कुल, वो सारे तरीके के कर्जों की जो लेने की जो दर है वो डिपॉजिट आने की दर से ज़्यादा है। लोग बैंकों में पैसा डालने की बजाय, वही बात जो हमने हाल में पहले भी डिस्कस की थी कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने को लोग या मार्केट में पैसे लगाने को लोग अभी भी तवज्जो दे रहे हैं। SIPs के जरिए चाहे 26,000 करोड़ रुपए लगाने या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने की बात हो। तो इस वजह से बैंकों ने अपने जो डिपॉजिट रेट हैं वो कम नहीं किए। डिपॉजिट रेट कम इसलिए नहीं किए ताकि लोग बैंकों में डिपॉजिट करना जारी रखें। अगर डिपॉजिट रेट कम होंगे तो फिर लोगों का और रुझान कम हो जाएगा बैंक डिपॉजिट में। मतलब आप कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव जितना बना हुआ है अभी वो और अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो यही वजह है कि बैंक जो कर्ज को सस्ता करना है वहाँ पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे। कुछ चुनिंदा बैंकों को अगर हम छोड़ दें तो बैंकों ने आपके जो कर्ज की दरें हैं उन पे कोई बदलाव नहीं किया, उनको कोई कम नहीं किया है। हालांकि सरकार का जो इस मामले में था, जब रेट कट हुआ था फरवरी में, तब सरकार ने साफ तौर पर ये इंडिकेशन दिए थे कि बैंकों को इस रेट कट का फ़ायदा आम ग्राहकों को, कस्टमर्स को देना होगा, लेकिन वो अभी तक ज़मीनी हकीकत नहीं बना। और आप देखिए, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, अप्रैल में दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग इस साल की होने वाली है जी। वहाँ पर भी इस बात के कयास बड़े तौर पर लगाए जा रहे हैं कि RBI 0.25% या 25 BPS की कटौती रेट में कर सकता है जी। तो एक के बाद एक 2 रेट कट होना, उसके बाद उसमें अगर बैंक पास ऑन नहीं करते तो ये फिर से ग्रोथ को जो रफ्तार देने की सरकार की कोशिश है वहां पे भी अड़ंगा डाल सकती है। RBI ने अपनी तरफ से एक और कदम भी उठाया है। ठीक है, RBI ने बैंकिंग सिस्टम में 5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जारी की है, डाली है, ताकि बैंकों को पास आसानी रहे, कर्ज बांटने की आसानी रहे। बैंकों का जो लिक्विडिटी का जो संकट है
एक समय पे लिक्विडिटी का सर लिक्विडिटी डालने की बात तो इंडसइंड बैंक में भी कर रहे हैं कि भाई 1500 करोड़ वाला जो मामला है फॉरेक्स डेरिवेटिव वाला, उसमें भी कह रहे हैं कि हम लिक्विडिटी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो डालेंगे। मेरा एक सवाल है प्रवीण सर, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, हमारे व्यूअर का सवाल है, आम आदमी का सवाल है। वो कह रहे हैं कि बैंक किस चिंता में डूबे हुए हैं विशाल जी, आप तो ये पूछ रहे हैं, लेकिन वो लगातार 3 कॉमेंट उन्होंने किया, कहा कि देश के बैंकों की हालत देखिए शर्मा जी कि इंडसइंड बैंक फॉरेन डेरिवेटिव के मामले में फंसा हुआ है, 1500 करोड़ का मामला है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है, इस पे पीएनबी पे आइए, लोन फ्रॉड का मामला है और फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामले हैं। तो इनका सवाल है हमारे व्यूअर का कि जब बैंक इन्हीं सब पचड़ों में, रायतों में फंसी रहेगी तो उनको कहां ही सुध है हमारी और आपकी। 5 साल के बाद आरबीआई ने 0.25% का रेट कट किया था, उसको भी ये लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, तो पिछले कुछ वक्त में जो लैंडिंग रेट हैं, देखिए 2020 के बाद से 21 के आसपास से जब आफ्टर कोविड मानिए ना सर, बढ़ना शुरू हुए, नहीं 2021 के मिड तक जो लोन रेट थे वो सबसे लो लेवल पे थे। तकरीबन 8.5% का जो होम लोन का रेट था वो सबसे लो लेवल का रेट था 2021 के जुलाई अगस्त के आसपास तक का। उसके बाद से जब रेट बढ़ना शुरू हुए हैं तो 6.5% का रेपो रेट अपने पीक पर पहुंचता हुआ हमने देखा। अब रेट कट की शुरुआत हुई है, अगले अप्रैल में जब रेट कट होगा तो शायद बैंकों की एक समस्या अकेला केवल ऊंचा रेट नहीं था, दूसरी समस्या बड़ी लिक्विडिटी की क्राइसिस थी। ठीक है, जो लिक्विडिटी डेफिसिट समय का बात बता रहे हैं, ये अभी का बात बता रहा, अभी की बात बता रहा हूँ। लिक्विडिटी डेफिसिट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पे बैंकों का पहुंच गया था। अब आरबीआई ने 5 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बैंकिंग सिस्टम में किया है, लेकिन खतरा एक और है, केवल और केवल कर्ज बांटने का खतरा नहीं है, बैंकों के कर्ज क्या वापस होंगे, क्या एनपीए नहीं बिल्डअप होंगे, क्योंकि मार्केट भी गिर रहा है इसके साथ साथ। तो लोगों को जो घाटे हो रहे हैं, लोगों को जो नुकसान हो रहे हैं, क्या लोग कर्ज लेके उन घाटों की भरपाई करेंगे, क्या वो पैसा चुकाने की स्थिति में है, क्या इकोनॉमी के सामने स्ट्रक्चरल इश्यूज तो नहीं आएंगे अगर बड़े पैमाने पर बैंकों के पास लिक्विडिटी आती है और वो कर्ज बांटते हैं। तो सतर्कता इस मोर्चे पर भी रखनी होगी। यही वो वजह है कि शायद अभी बहुत फूंक फूंक कर संभल कर कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ ग्रोथ का चैलेंज है, दूसरा पूरा बैंकिंग सिस्टम को संभाले रखने का भी। सर एक सवाल मेरे आपके जो आपने चर्चा में बोला उससे निकला है, कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का डेफिसिट था, 5 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ किया गया, मार्केट में डाला गया। मैं जहां तक इकोनॉमी को समझता हूं सर, बिजनेस को समझता हूं, अगर ज़्यादा पैसा भी अगर आप मार्केट में डाल देंगे तो ज़्यादा पैसा अगर सर्कुलेट होने लगे तो उससे भी तो महंगाई बढ़ेगी सर। नहीं, महंगाई जाहिर तौर पर बढ़ने की बात है, तभी 3 लाख करोड़ 5 लाख, यही तो वजह थी कि रेट्स को अभी तक इतने ऊंचे लेवल पर रखा गया। इसी वजह से तो रेपो रेट बढ़े। रेट्स, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं? इसीलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि लोग खर्च कम करें, और लोग जब खर्च कम करेंगे तो महंगाई कम बढ़ेगी। ओके। अब भारत का के जो हिसाब है, भारत में महंगाई दर आप देखिए कि अभी तो अच्छे आई है सर, 4% से नीचे। अभी तो 3.61% आ गई फरवरी की रिटेल इन्फ्लेशन, लेकिन अक्टूबर में 6.21% पे थी रिटेल इन्फ्लेशन। तो भारत में महंगाई, ऊंची महंगाई का एक संकट है। उसमें आपके जो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं 3.6% या दूसरे आंकड़े, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शामिल नहीं है, जो डे टू डे बेसिस पे लोगों को झेलनी पड़ती हैं। महंगाई एक बड़ा इश्यू इंडिया के सामने है, और सरकार ने ग्रोथ और महंगाई में, या आरबीआई ने जब रेट कट किया तो उसने ग्रोथ को तवज्जो दी। महंगाई का इस साल का भी जो अनुमान है वो 4.2% का एवरेज रहने का आरबीआई ने अपनी रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें बात कही थी। ठीक, चलिए, और आखिर में बात करेंगे एक और ऐसे मसले पर जो भारत समेत दुनिया के लिए नई सिचुएशन पैदा कर सकता है। मामला अमेरिका का ही है और ट्रंप से जुड़ा हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम में ट्रंप टैरिफ से लेकर तमाम इमिग्रेशन, कॉस्ट कटिंग जैसे बड़े उलटफेर में लगे हुए हैं। अब पर्दे के पीछे की एक रणनीति ये समझ आ रही है कि ट्रंप डॉलर को लेकर भी कुछ बड़े प्लान कर रहे हैं। उनका इरादा डॉलर को कमजोर करने का है। उन्हें लगता है कि मजबूत डॉलर अमेरिका के एक्सपोर्ट के लिए घाटे का सौदा है। सर मेरा आपसे सवाल है कि ये पूरी कहानी क्या है? डॉलर कमजोर करने से अमेरिका को क्या फायदा होगा सर? और इसके साथ एक और सवाल मैं जोड़ दूं फटाफट सर। मैं जहां तक समझते आया हूं, चीन ने भी ऐसा ही किया था सर। चीन का भी लगातार हम सुनते आ रहे थे कि वो जानबूझकर अपनी जो करेंसी है येन, उसको कमजोर रखता है, अंडर वैल्यूड रखता है। अंडर वैल्यूड क्यों सर? ये एक बहुत दिलचस्प
कहानी है और इसको समझना होगा इस हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल अभी जो हालात हैं, जिसको हमने अपनी पहली जो स्टोरी डिस्कस की थी अमेरिका में मंदी को लेकर जिम रॉजर्स वाली, उसके लिहाज से भी देख सकते हैं। अमेरिका जिस तरह की नीतियों पे ट्रंप के आने के बाद से चल रहा है, वो बहुत बड़े फेरबदल वाली साबित होने वाली हैं, चाहे टैरिफ का हो, चाहे बाकी के इमिग्रेशन या दूसरी पॉलिसीज़ हों। अब आप समझ लीजिए कि टैरिफ वॉर तो एक तरफ अमेरिका ने छेड़ ही दिया है, दूसरा अमेरिका का ऑब्जेक्टिव या ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है, वो ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको वायबल बनाना है, उनको तगड़ा बनाना है। इसको लेके वो काम कर रहे हैं। इसमें दिख क्या रहा है? इसमें दिख रहा है उनको डॉलर उनके लिए सबसे अहम साबित हो सकता है। मजबूत डॉलर है, ट्रंप को लग रहा है कि ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि जो दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड, उसका आधा हिस्सा डॉलर में होता है। लगभग 59% जो दुनिया भर के जो सरकारों के जो रिजर्व हैं, उसमें डॉलर शामिल है, यानी गोल्ड डॉलर के बॉन्ड शामिल हैं। दुनिया भर के, पूरी दुनिया अमेरिकन फाइनेंशियल असेट्स के पीछे पागल है, दौड़ रही है। और अभी रघुराम राजन ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें इसी बात का उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से पूरी दुनिया अमेरिकी असेट्स को लेके दीवानी और क्या अमेरिका को उससे नुकसान है। अब उनको लग रहा है कि ये जो अमेरिकन जो असेट्स हैं, उसको लेके जो पूरी दुनिया में है, वहाँ से अमेरिका को इसका दरअसल नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को इन बॉन्ड्स पे ब्याज चुकाना पड़ता है। अब डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये जनवरी के मध्य में 109.96 के लेवल पे पहुंच गया था, अभी 103 के लेवल पे है। लगभग 5.5% की गिरावट इसमें 1-1.5 महीने में आई है। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा है, अमेरिका में जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो हिल गया है, डर गए हैं लोग, महंगाई को लेकर डरे हुए हैं, लोगों ने खर्च करना कम कर दिया है, और इस वजह से पूरे अमेरिका में मंदी की जो बात अभी हमने डिस्कस की, वो आने का खतरा है। मार्केट्स को लग रहा है कि अमेरिका में अब एक रेट कट होना चाहिए। ठीक है, रेट कट की एक उम्मीद मार्केट कर रहा है। हाँ, ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको ल्यूक्रेटिव बनाया जाए, उसको ऐसा बनाया जाए जिससे कि पूरी दुनिया में, तो वो कह रहे थे सर कि मेक इन अमेरिका कार लीजिए तो और कार लोन में छूट पाइए। बिल्कुल। तो ग्लोबल लेवल पर अगर आपको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो आपको अपनी करेंसी को कमजोर रखना पड़ेगा। ये बात ट्रंप को समझ में आ रही है। ट्रंप के जो सलाहकार हैं, जो अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि आपको डॉलर को अंडर वैल्यूड करना पड़ेगा। तो अब उसमें एक क्या रास्ता है, उन्होंने ये एक सुझाव आ रहा है कि जो दुनिया भर के जो देश अमेरिकी बॉन्ड्स या अमेरिकी दूसरे फाइनेंशियल असेट्स खरीद रहे हैं, उनसे एक फीस वसूली जाए। फीस वसूलोगे तो आप जाहिर तौर पर अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे। अमेरिकी बॉन्ड पर अगर आप एक फीस लगा दोगे, एक शुल्क लगा देंगे, तो वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, दुनिया उसको खरीदना बंद कर देगी। इससे क्या होगा? डॉलर कमजोर होगा। दूसरा एक और ऑप्शन उनके पास है जिस पर चर्चा चल रही है अमेरिका में, वो ये चल रही है कि 1985 में एक डील हुई थी, एक अकॉर्ड हुआ था। ठीक है, किसके साथ? उसको प्लाजा अकॉर्ड बोलते हैं। किसके साथ डील हुआ था? इसमें शामिल था फ्रांस था, ब्रिटेन था, तब डिवाइडेड जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी था, जापान शामिल था। ये सारे देश अमेरिका आए थे और इसको प्लाजा अकॉर्ड बोला जाता है 1985 का। इसमें यह कहा गया था कि जो बाकी के जो देश हैं, उनकी जो करेंसी है, उनको धीरे धीरे बूस्ट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ताकि डॉलर कमजोर हो। क्योंकि इससे पिछले 5 साल में डॉलर 50% मजबूत हुआ था। इस खबर के आने के बाद, ये अकॉर्ड की खबर के आने के बाद ही डॉलर में बहुत तेज गिरावट आई। अब अमेरिका चाहता है कि इसी तरह की डील, एक मारा लागो टाइप का अकॉर्ड किया जाए फिर से दूसरे देशों के साथ, जिनकी करेंसीज को बूस्ट करने का को लेके एक पूरा एक एग्रीमेंट बने। अच्छा, लेकिन इस बार अड़चन है। इस बार अड़चन यह है कि आपने टैरिफ ठोक दी सब पर। आप पे 200% लगाएंगे। मूड तो पहले ही खराब कर दिया। आप 200% टैरिफ लेंगे अल्कोहल पे, किसी पे 100% लेंगे, एग्री प्रोडक्ट्स पे, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी मशीनरी वगैरह पे, सब जगह पे आपने टैरिफ, स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, सब पे आपने टैरिफ लगा दिए। तो जो 1985 में अकॉर्ड हुआ था, वैसा करने के लिए अब कोई देश तैयार नहीं है।
तो अमेरिका के सामने अब संकट इस बात का आ गया कि ये कोई अकॉर्ड ऐसा हो नहीं सकता, तो किस तरह से डॉलर को कमज़ोर किया जाए। तो ये पूरी एक किस्सा है जहाँ पे कि अमेरिका ये चाहता है कि अगर उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो उसको अपने डॉलर को कमज़ोर करना है। अब एक और बात है, चीन की बात कर लेते हैं। चीन अपनी करेंसी को नहीं आगे बढ़ने देना चाहता, चीन अपनी करेंसी को नहीं चाहता कि वो मजबूत हो, पूरी तरह से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। चीन की हालत बुरी तरह से पस्त है, ठीक है, पूरा रियल्टी सेक्टर धराशायी पड़ा हुआ है, घोस्ट हाउस, कंज्यूमर सामान खरीदने को तैयार नहीं है। चीन 300 बिलियन डॉलर के पैकेज ला रहा है, इकोनॉमी में पैसा झोंक रहा है, पेंशन दे रहा है, स्मार्टफोन खरीदने के लिए इंसेंटिव दे रहा है, टीवी खरीदिए, स्मार्टफोन खरीदिए, बच्चे पैदा कीजिए, घर खरीदिए, घर को फ्री ऑफ कॉस्ट घर देने को चीन तैयार है। इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर चीन पैसा डालकर इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसे हालत में चीन किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि जो चीन की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो, मजबूत हो। वो चाहता है कि मेरी करेंसी डेप्रिशिएट रहे। तो अमेरिका के सामने ये मुश्किल है, लेकिन ऐसी पूरे इस जो हालत है इसमें इंडिया को फायदा हो सकता है। वही मेरा अगला प्रश्न होने वाला था सर कि अमेरिका चाह रहा है कि डॉलर कमजोर हो, ठीक है, उससे हमारा क्या फायदा, भारत का क्या सरोकार है, हमारे और आपके फायदे की क्या बात होगी? नहीं, डॉलर कमजोर होगा तो आपका जो इंपोर्ट बिल है वहां आपको राहत मिलेगी, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेगा, बिल्कुल, कैपिटल इनफ्लो आएगा। आप जो सामान खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये हमारे दो सबसे बड़े इंपोर्ट हैं, ठीक है। इनका पेमेंट आपने डॉलर में करना होता है भारत को। तो जब अगर डॉलर कमज़ोर होगा तो मान लीजिए $1 में 60 रुपये आ रहे हैं, है ना, और $1 में मान लो 80 रुपये आ रहे हैं, तो अब आपके कम रुपए गए, तो उस हिसाब से हमको फ़ायदा होता है। लेकिन जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वहाँ पर फिर लॉस होगा, जिसमें कि आईटी सेक्टर है, $250 बिलियन की इंडस्ट्री है। उसके लिए अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो वहाँ खतरा है। टेक्सटाइल, जेम्स टेक्सटाइल या मसाले या मशीनरी जैसे दूसरे जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए झटका साबित हो सकता है अगर डॉलर को डेप्रिशिएट करने का अमेरिका का प्लान आगे बढ़ता है। एक अंतिम सवाल, उसके बाद शो को वाइंड अप कर देंगे। डॉलर की हेजेमनी को रोकने के लिए इंडियन रुपी को कहा गया था कि यूपीआई के मेथड से आप श्रीलंका और तमाम नेबरिंग स्टेट्स को ना, कंट्रीज़ में कहा गया कि इसी में ट्रेड हम लोग करेंगे। वो वाला मामला आप समझ रहे होंगे सर, वो वाला मामला क्या है सर, उसको समझाइए। और इससे अगर इस कहानी से नहीं, इंडिया की कोशिश रही है कि डॉलर का वर्चस्व को तो चैलेंज करने की बात नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि जो ब्रिक्स की करेंसी लाने की बात है उसका वैसा कोई प्लान नहीं है। उसको लेके भी अमेरिका का काफ़ी तनातनी इस बात को लेके हुई कि आप अपनी करेंसी ब्रिक्स लाना चाहता है। लेकिन यूपीआई के जरिए पेमेंट तो एक अलग कहानी है। जो रुपी रूबल ट्रेड वाला एक मामला था, रूस से जो ऑयल लिया, क्रूड लेना हो या दूसरे देशों के साथ है, तो वो आपसी करेंसीज के जरिए ट्रेड किया जाए जहां पे कि डॉलर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऐसी कोशिशें की, लेकिन रुपी रूबल ट्रेड वाला मामला भी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा नहीं। अमेरिका, हाँ बिल्कुल, रूस के पास जो है बड़े पैमाने पर भारतीय रुपए के जो अकाउंट है उसमें रुपए पड़ा रहा, लेकिन उनको वो कन्वर्ट करके यूज़ करने वाली सिचुएशन नहीं बनी, तो वो मसला भी थोड़ा फंसा रहा। अभी जो डी डॉलराइजेशन वाला जो पूरा सेगमेंट है या पूरा एक मुहिम है दुनिया भर की, उसको शायद अभी चलाने में वक्त लग सकता है। ख़ास तौर पर अब अगर बात की जाए, जब पूरी दुनिया अभी टैरिफ के जो हिसाब किताब है, जो टैरिफ का डर है, उससे निपटने में लगी हुई है, ऐसे वक्त पर मुझे नहीं लगता कि डी डॉलराइजेशन की कोई नई मुहिम शुरू करने की तैयारी में दुनिया है या देश अभी इसको करना भी चाहते हैं। चलिए आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मसलों को बहुत ही बारीकी से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।